हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो हमने शुरू की थी कंप्लीट एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें हम 6th 7th की ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी की कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 8th क्लास की ज्योग्राफी का 5th लेसन करने वाले हैं। कल हमने एग्रीकल्चर किया था, आज हम इंडस्ट्रीज़ करेंगे। तो ये सभी जो चैप्टर हैं जो हम ये कर रहे हैं, ये प्राइम जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो 3 प्रकार की मेनली एक्टिविटीज़ होती हैं। एक थी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो कल हमने प्राइमरी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर थी वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे। तो देखते हैं इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? उद्योग। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें कि जो हमारे घर में चीज़ें बनती हैं, कोई क्लोथ ले सकते हैं या फिर कोई हम डिजिटल इक्विपमेंट जैसे कि टीवी या कुछ और, जो हमारे घर में जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका घर ही मान लो, ठीक है। ये जो सभी चीज़ें हैं ये बनकर कैसे आई हैं? जो आपके घर में जो वायर्स लगी हुई हैं, जो तारें हैं, ये कैसे बनती हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो चीज़ें बनकर आती हैं इनका प्रोसेस कैसा होता है, ये इंडस्ट्रीज लगाई कहाँ कहाँ पर जाती हैं और इनके हमें बेनिफिट्स क्या हैं, और कई बार इनके हमें डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं। तो वही सभी बातें डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, ये क्या है, जो उद्योग हैं, इसमें काम क्या होता है? इसमें मेनली जो होती हैं सेकेंडरीज एक्टिविटीज़ होती हैं। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? द्वितीयक क्रियाएं। इनमें मेनली किया जाता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं? कच्चे माल को एक तैयार वस्तु में तब्दील कर देते हैं। जैसे कि कोई भी कपड़ा है, ठीक है, वो शुरू से किसी पेड़ पर तो नहीं उग जाता कपड़ा, वो मशीनों में बनकर आता है। और मशीनों में वो जो जिन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है, वो कच्चा माल भी तो कहीं से बनकर आता होगा। तो ठीक है, ये सारा जो सिस्टम है इन्हीं को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि अगर आप कॉपी पे कुछ भी लिखते हैं, जो भी आप पेपर यूज़ करते हैं एग्ज़ाम्स में, आप अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ भी आप जो लिख रहे हैं, और जो आपकी बुक्स हैं, ठीक है, वो सभी जो चीज़ें हैं वो बनकर कहाँ से आई हैं? वो सभी इंडस्ट्री से बनकर आई हैं, मैन्युफैक्चर होकर आई हैं। तो वो सभी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में गिनी जाती हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इंडस्ट्रीज़ में मेनली जो काम होता है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की, जो गुड्स होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, इनका उत्पादन किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। और मेनली यहाँ पर और क्या होता है, और जो मेन जो काम होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं मेनली जिनको हम जानते हैं, जैसे कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, लौह और इस्पात उद्योग होते हैं जो, ठीक है, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कोल माइनिंग, कोयला इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वहाँ से कोयला निकाला जाता है। और टूरिज्म इंडस्ट्रीज़, ठीक है, टूरिज्म कौन सी? पर्यटक उद्योग, जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं मेनली। और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को हम, जो इंडस्ट्रीज हैं इनको कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज को, तो इनको मेनली 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। दो नहीं, 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होगी रॉ मटेरियल, कि कच्चे माल के आधार पर, ठीक है, कच्चे माल के आधार पर जब इंडस्ट्रीज को 2 भागों में बांटा जाए। और साइज एंड ऑनरशिप, कि जो साइज है कि वो उसका साइज कितना है, वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं और वो कितना उत्पादन कर रही है। फिर उस हिसाब से जब इंडस्ट्रीज़ को जब भागों में बांटा जाता है तो उसे हम साइज के हिसाब से कह देते हैं कि ये साइज के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया है। और ऑनरशिप, कि जो मालिकाना हक है उस इंडस्ट्रीज़ पर वो किसका है, वो भी इसके आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज़ को बांटते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को। जो रॉ मटेरियल आप समझते हैं, रॉ होता क्या है? रॉ होता है कच्चा। जो कच्चे माल के आधार पर जो इंडस्ट्रीज को बांटा जाता है वो मेनली कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एक होती है मिनरल, ठीक है, जो खनिज पदार्थ वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, एक होती है मैरिन। मैरिन जैसे कि जो समुद्रों से जो वस्तुएं लाई जाएंगी, ठीक है, जो समुद्रों से बहुत सारी कई बार आपने देखा होगा कि जो आंखों में एक आंखों की रोशनी के लिए एक तेल बनाया जाता है, वो भी फिश से बनता है। तो फिशों का इस्तेमाल किया जाता है। वो कहाँ से आती हैं? समुद्रों से तो आती हैं। तो वो मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं।
और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी? जो कि जंगलों पर आधारित होंगी, वनों पर आधारित होंगी, जिनसे हम जो सामान लाएंगे वो जंगलों से मेनली लाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हम जो प्लांट्स और एनिमल का इस्तेमाल करते हैं, इनको जो भी हमने प्रोडक्ट बनाना है, जो भी हमें कच्चा माल मिलेगा, हमें प्लांट्स या एनिमल जो कि पेड़ पौधे हैं या जानवरों से या फसलों से, इनसे हमें वो सामान मिलेगा, वो माल मिलेगा, कच्चा माल जो इन्हीं से मिलेगा। और इसमें हम किस किस चीज़ों का, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल जो सब्जियों में सब्जियों वाला जो तेल होता है, ठीक है, और कॉटन टेक्सटाइल जो सूती कपड़ा उद्योग है जो, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हमें दूध की बनी चीज़ें मिलती हैं, पनीर, मक्खन, दूध, घी, और जो लेदर इंडस्ट्रीज, कौन सा? चमड़ा उद्योग। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, कि जो भी खेती बाड़ी आधारित जो उद्योग होते हैं, वो इन सभी चीज़ों से ये सारी इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल्स, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज, ये सभी जो इंडस्ट्रीज हैं वो किससे बनती हैं? वो किस में आती हैं? वो आती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। अब बात करेंगे हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कौन सी? खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से आएंगे? जिसमें हम जो ओर्स होते हैं, मिनरल ओर्स, ठीक है, इससे हम इसका जो कच्चा माल होता है, ठीक है, इस कच्चे माल का जो प्रयोग करते हैं, तो देखेंगे इसमें क्या होता है। इस इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ये वाली इंडस्ट्रीज, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, मतलब फीड का तो आप मतलब समझते हैं कि इन मिनरल आधारित जो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, इन उद्योगों का प्रयोग बाकी इंडस्ट्रीज के लिए किया जाता है। जो बाकी उद्योग हैं उनके लिए जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तो इसे हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे, तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें मेनली कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है। किसका? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल एंड रेलवे कोचेस, कि आप आयरन ओर का जो इस्तेमाल है, सबसे पहले इन आयरन ओर जो ये इंडस्ट्रीज होंगी, यहाँ का जो कच्चा माल होगा इसको मैन्युफैक्चर करके दूसरी उद्योगों में भेज दिया जाएगा। जैसे कि आयरन ओर होता क्या है, ठीक है, जो ओर होती है वो क्या होता है कि वो शुद्ध फॉर्म नहीं होती, उसमें काफ़ी सारी मेटल्स होती हैं, तो इनको शुद्ध रूप से इसका प्रगलन, इनकी स्मेल्टिंग की जाती है, फिर इसमें से जो होता है प्योर मेटल होती है, उसमें से वो निकाला जाता है। तो उसमें से अगर समझ लीजिए, इसमें से अगर लोहा निकाल लिया गया तो वो किसी और इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाएगा, तो उसका इस्तेमाल बाकी की चीज़ों को बनाने के लिए किया जाएगा, जैसे कि हैवी मशीनरी के लिए, या बिल्डिंग मटेरियल्स, या रेलवे के जो कोच होते हैं उसको बनाने के लिए। अब बात करेंगे मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। और मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? इसमें हम जिनका उत्पादन करेंगे वो कौन सी चीज़ें होंगी, जैसे कि इसमें हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो उत्पादन करेंगे, तो इसमें जो सी होगा, समुद्र होंगे या महासागर होंगे, इनको हम इस्तेमाल करेंगे कच्चे माल के रूप में, जैसे कि इनसे जो हम प्रोडक्ट लाएंगे, ठीक है, फिर इनका प्रोसेसिंग किया जाएगा। जो भी हम समुद्र से लाएंगे इनको प्रोसेसिंग करके, इनका मैन्युफैक्चर करके, इनको जब इनसे जब उत्पादन करेंगे, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है फिश ऑयल, और ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी, जैसे कि जो नमक होता है उसको भी थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो क्या हुआ, वो मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का ही तो पार्ट हुआ। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। अब बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। तो फॉरेस्ट जो वन आधारित उद्योग हैं, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे? इन प्रोडक्ट्स में हम जैसे कि मेनली जो पल्प होती है, पल्प जो कि हम कागज़ बनाने के लिए करते हैं, और फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर्स एंड बिल्डिंग्स, जो हमारी जो फर्नीचर है, जो हमारे टेबल, चेयर, और जो हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में जो लकड़ की बनी होती हैं, वो सभी इन्हीं उद्योगों से तो बनकर आती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी। अब ये तो बात थी फर्स्ट पार्ट की, ठीक है, जो कि हमने कच्चे माल के आधार पे जिन उद्योगों को बांटा हुआ है। अब हम बात करेंगे जो साइज के आधार पर, मतलब कि जो इनका आकार है उसके आधार पर हम जो मेनली उद्योग होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गए छोटे स्केल पर, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, की जो उद्योग जिसमें हम छोटे पैमाने वाले उद्योग और बड़े पैमाने वाले उद्योग, तो जिसमें इसमें जो मेनली हम जो पैसा लगाएंगे वो डिपेंड करेगा कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पर कितने जो एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, और वो कितना उत्पादन कर रहे हैं। ये सभी बातें इसमें
देखी जाती हैं कि उसी के आधार पर हम किसी भी उद्योग को देखते हैं कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज की, कुटील उद्योग जो होते हैं। तो ये मेनली घरों में खोल दिए जाते हैं और इसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं किया जाता। इसमें जो छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे औजारों से काम किया जाता है। इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको खोलने के लिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते। जैसे कि बास्केट वेविंग है, आपने बास्केट्स बनानी है, टोकरियाँ बनानी है और आपने छोटे मोटे और छोटी मोटी चीज़ें बनानी है, हाथ से बनी हुई चीज़ें। तो ये सभी जो पार्ट हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी कॉटेज इंडस्ट्रीज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। वो पूछ लेंगे कि इनमें से बताओ कि इसमें से कौन सी चीज़ है, कौन सा जो काम है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आएगा। तो इसमें मेनली ज़्यादा पैसा का इस्तेमाल नहीं किया जाता एज कंपेरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इसकी ऑपोजिट होती है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा कैपिटल और टेक्नोलॉजी जो होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो उसके मुकाबले बहुत अधिक होती है। किसकी बात हम कर रहे हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की। तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारी, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरी, ये सभी क्या हैं? ये सभी हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में गिन सकते हैं। अब बात करेंगे ऑनरशिप के आधार पर, जो थर्ड थी। ठीक है, आपने अब देख लिया, आपने रॉ मटेरियल का देख लिया, साइज का देख लिया और ऑनरशिप की मालिकाना हक के आधार पर इंडस्ट्रीज को कौन से 3 भागों में बांटा जाता है। तो उन जो ऑनरशिप के आधार पर इनको मेनली प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ठीक है, ये दोनों तो सेम है, स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में मेनली सिर्फ एक पर्सन या फिर बहुत सारे पर्सन होंगे, बट वो प्राइवेटली काम करेंगे। सरकार द्वारा उनको कोई भी, सरकार का उसमें कोई हक नहीं होता है। तो जैसे कि अभी प्रेजेंट में हम देखें तो जो जियो कंपनी है, तो ये है मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो ये कौन सी कंपनी है? ये प्राइवेट सेक्टर ही तो है। और जो जैसे कि BSNL है, ये कौन सी है? जो BSNL वो सरकारी कंपनी है। तो ये जो प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल काम करता है। और जो पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर को मेनली सरकार द्वारा चलाया जाता है। और जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये किसकी एग्जांपल है? ये पब्लिक सेक्टर की, जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक द्वारा मेनली की सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसको इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी एग्जांपल्स है। अब बात करेंगे हम और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसकी एग्जांपल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जॉइंट सेक्टर की बात करेंगे। जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं ये स्टेट, ठीक है, या इंडिविजुअल द्वारा चलाई जाती हैं। इसमें दोनों होंगे, स्टेट और इंडिविजुअल। और जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की एग्जांपल्स है। और जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर, ये कौन सी एग्जांपल्स हैं? इसमें हम देखेंगे कि ये होती क्या है, जिसमें ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर एंड सप्लायर्स, किसमें जो उत्पादन करने वाले, ठीक है, और सप्लायर्स की, जो मेनली जो कच्चा माल तैयार कर रहे हैं, जो उनको बना रहे हैं, ठीक है, वो मेनली वो काम, दोनों काम करते हैं, प्रोड्यूसर और सप्लायर्स, ये इनके द्वारा ही ऑपरेट की जाती है। जैसे कि आनंद मिल्क है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डायरी, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सेक्टर की। तो ये दो हैं। ये बात थी हमारे इंडस्ट्रीज के टाइप्स की, जिनको हम क्लासिफाइड करते हैं इतने टाइप्स में। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर आपने कहीं इंडस्ट्रीज लगानी है, ठीक है, तो आप पहले किन बातों को ध्यान में रखेंगे? आप इंडस्ट्रीज लगाने वाले हैं तो आपको ऐसे तो नहीं लगा देंगे। सबसे पहले आप नॉलेज इकट्ठी करेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप फिर देखेंगे कि मैं अगर उत्पादन कर रहा हूँ तो मेरा सामान भी बिकना चाहिए, लोगों के पास आना चाहिए। तो इन सभी बातों को हम देखेंगे कि कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले एक पर्सन है ए, ठीक है, उसने लगानी है इंडस्ट्री। तो सबसे पहले वो क्या सोचेगा? उसके पास पैसे बहुत होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वो देखेगा कि जहाँ पर मैं इंडस्ट्रीज लगाने वाला हूँ, क्या वहाँ पर आपको रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है वो मिल रहा है? अगर कच्चा माल, समझ लीजिए कि वहाँ पर कच्चा माल नहीं मिल रहा, अगर उसे कच्चा माल दूर से मंगाना पड़ रहा है, तो उसका जो खर्चा है,
ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह लाने का जो खर्चा है कच्चे माल को, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, और उसके जो उत्पादन किया हुआ जो भी वो प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है वहाँ पर, वो बहुत ही महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अगर वो कच्चा माल एक जगह से बहुत दूर से मंगा रहा है तो उसका जो कॉस्ट है वो उसमें जुड़ जाएगा, तो फिर चीज़ें महंगी हो जाएंगी और लॉन्ग टर्म में उसे लॉस होगा। दूसरा कि वहाँ पर जो लेबर है, लेबर होनी चाहिए वहाँ पर, जो मजदूर हैं उसे सस्ते और स्किल्ड, कि वो कौशल होने चाहिए उनके पास, भी पढ़े लिखे होने चाहिए मजदूर, और उसके बहुत ही सस्ते दरों पर मिल जाएं उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो भी वहाँ पर उद्योग खोलना चाहता है, जो पर्सन ए है, तो उसको वहाँ पर लेबर की जो अवेलेबिलिटी है वो होनी चाहिए, और कैपिटल, उसके पास बहुत सारे पैसे, पूंजी होनी चाहिए। अगर किसी को उद्योग खोलना है तो वो अपने आप ऐसे बिना पैसों के तो उद्योग खोल नहीं सकता, तो उसके लिए बहुत सारे उसको पैसे चाहिए। और मार्केट क्यों चाहिए उसे, कि अगर वहाँ पर उसने कुछ सामान बना लिया, जैसे कि उसने वहाँ पर नोटबुक की वो उन्होंने फैक्ट्री खोली है कि वो पेपर बना रहे हैं, अगर वो पेपर बनाने के बाद उनका अगर पेपर जो है वो नोटबुक्स हैं वहाँ पर कोई खरीदेगा ही नहीं, तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पर मार्केट होनी चाहिए। या फिर वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, या फिर जैसे कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनका अगर वो टाइम से टाइम अगर वो बिक नहीं पाएंगी तो फिर इंडस्ट्रीज़ खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मार्केट्स वहाँ पर होनी चाहिए। और पावर कंपनी को चलाने के लिए सरकार द्वारा कई बार कम दरों पर भी बिजली दी जाती है, कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा समस्या ना आए, तो वहाँ पर पावर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी होनी चाहिए। जो पावर है वहाँ पर उसको अवेलेबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। और लैंड, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ खोलने के सबसे पहले तो मेन लैंड ही चाहिए, उसको बहुत बड़ी जगह चाहिए जहाँ पर वो इंडस्ट्रीज़ खोल रहा है। और आ गया लास्ट में ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए वहाँ पर। अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर उसने कच्चा माल तैयार कर लिया, कच्चे माल से उसने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, किसी उद्योग में, कोई भी इंडस्ट्रीज़ में, कोई भी अगर उन्होंने स्मार्टफोन बना लिए, अगर स्मार्टफोन खरीदने के लिए उनको कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा टाइम टू टाइम, मीन्स भी वो टाइम पर जिस खरीदार को ज़रूरत है वो वहाँ से उस जगह पर लेकर ही ना जा पाए टाइम से, तो फिर उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इतनी कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि वहाँ पर खोलने के लिए इंडस्ट्रीज़। और एक और यहाँ पर मेन पॉइंट है, मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पॉलिसीज़ होंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो नीतियाँ होंगी, अगर वो उनके फेवर में है, अगर सरकार उन्हें प्रमोट कर रही है कि अच्छा आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खोलना चाहते हैं तो आपको हम इतने पैसे देंगे, आपको इतनी सस्ती दरों पर बिजली प्रोवाइड कराएंगे, आपको हम सस्ती दरों पर वहाँ पर हम जो होगा कैपिटल और बहुत सारी जो चीज़ें होंगी, ज़मीनें और जो भी पानी की सुविधा होगी, वो सभी हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिर इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा ईजिली वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो इंडस्ट्रीज़ खोलने में उनको इतनी समस्या नहीं आएगी। तो ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, उद्योग खोलने वाले उद्यमपति, ये इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। तो अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम का। इंडस्ट्रियल सिस्टम है, ये जो उद्योग तंत्र है, इसमें मेनली होता क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसमें मेनली होता है इनपुट, ठीक है, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट मतलब कि जो हम चीज़ें उसमें लगाते हैं, जैसे कि कच्चा माल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मज़दूरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर हो गई, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, पावर जो होती है, बिजली, शक्ति, इन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन सभी का जो इस्तेमाल है इनपुट्स के रूप में किया जाता है। अब प्रोसेसिंग में क्या है कि जब इन सभी का प्रयोग करके कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि जो कच्चा माल है उसको तैयार माल में जब तब्दील किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट आ गया आउटपुट, कि जो कच्चा माल तैयार होकर आ गया बाहर, ठीक है, उसे बेचकर जो इनकम आएगी वो क्या है, वो आउटपुट है। तो मेनली इसमें तीन कौन कौन सी बातें हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये इंडस्ट्रियल सिस्टम का पार्ट है। और इंडस्ट्रियल रीजन देखेंगे हम, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefit of their closeness। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इंडस्ट्रियल रीजन होता क्या है, जब बहुत सारे उद्योग वहाँ पर खुल जाते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ जो उनके जो बेनिफिट हैं वो शेयर करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर वहाँ पर कोई आयरन ओर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, आयरन ओर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर खुली हुई है, और पास में ही कोई वहाँ पर और उद्योग खुला हुआ है जिससे कि लोहे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि उसको जो जिसने आयरन ओर की इंडस्ट्रीज़ खोली हुई हैं उसको
वो सामान बेचने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वो उनको बेच देंगे और वो उससे ही वहाँ पर जो लोहे से चीज़ें बनती हैं वो वहाँ पर बनाकर तैयार करके वो सीधा बाजार में भेज देंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि जब दो तीन उद्योग, ठीक है, जब दो तीन उद्योग आपस में जो वो शेयर होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो एक दूसरे के खुलने से बेनिफिट होता है, तो वो जब शेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई यहाँ पर आपके पास घर के आसपास कहीं भी कि एक कंपनी खुल जाती है, ठीक है, मारुति सुजुकी की जो कार बनाती हैं उनकी कंपनी खुल गई और पास में ही पेट्रोल है, ठीक है, वहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है उनको। तो पेट्रोल मिलने से क्या हो रहा है, वहाँ पर मारुति सुजुकी की कंपनी जो है उसके खुलने से क्या होगा कि वहाँ पर बहुत सारे जो पेट्रोल पंप है उनका काम भी चल पड़ेगा। मीन्स कि उनके खुलने से उनको भी बेनिफिट हो रहा है। ये मेन जस्ट वैसे एग्जांपल दिया मैंने, बट इसमें मेनली इंडस्ट्रियल रीजन में क्या होता है कि इनके खुलने से, इंडस्ट्री के खुलने से जब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को पास पास होने से जब उनको बेनिफिट होता है, जब एक दूसरे का वो जो प्रॉफिट होता है, उनको जो फायदा हो रहा है वो पास होने से जब वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंडस्ट्रियल रीजन्स कहते हैं। अब बात करेंगे कि ये मेनली जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मेनली ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उत्तर पूर्वी अमेरिका और वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की पश्चिमी और मध्य का जो यूरोप है वहां पर ये रीजन है। अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे। अब बात करेंगे ईस्टर्न यूरोप में कि जो पूर्वी यूरोप है और ईस्टर्न एशिया, पूर्वी एशिया में, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो मेनली इस जगह की बात की गई थी, ये सभी आपको दिख रहे होंगे। ये जो ब्लैक वाला रीजन है ये इंडस्ट्रियल रीजन है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ब्योन्स एयर्स, सैंटियागो, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, और यहाँ पर आपको बहुत सारी, भारत में भी यहाँ पर गंगा वैली के पास आपको यहाँ पर रीजन दिख रहा होगा, यहाँ पर मुंबई के पास रीजन दिख रहा होगा और गुजरात के पास, और यहाँ पर आपको चेन्नई के पास, यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल में भी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आप देखिए ईस्ट एशिया में यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये ऊपर अफ्रीका में है, और यहाँ पर यूरोप में ये सारा भाग है, और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में इस वाली साइड में ये सभी पार्ट्स हैं, ठीक है। और जो आपको पिंक वाला दिख रहा है ये वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए यूएसए इसलिए इतना ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हैं, और इधर भी देखिए यहाँ पर सभी। तो देखेंगे लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज, कि ये जो रीजन है ये टेम्परेट एरिया के नियर स्थित हैं और नियर सी पोर्ट्स। अगर आप यहाँ पर ध्यान से इस मैप को देखें, ठीक है, आपने मेनली समझना है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, हमने चीज़ों को धीरे धीरे समझना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ये सारे समुद्रों के पास हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला रीजन भी समुद्र के पास है, ये वाला भी, और इधर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी, ये सारे समुद्रों के पास हैं। समुद्रों के पास होने से क्या होगा, समुद्रों के पास होने से इनको जो वहाँ पर फिनिश जो तैयार माल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, अगर इन्होंने अपना तैयार माल उसको बेचना है, भारत को बेचना है, तो वो समुद्रों की मदद से, ठीक है, वहाँ पर उनको ले जाने में इतनी समस्या नहीं होगी। तो इससे क्या हो रहा है, इससे उनको बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर समुद्रों के पास खोलने से, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा खर्चा बच रहा है। तो इसलिए इनको जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह, ठीक है, जहाँ पर जो शिप्स होती हैं वहाँ पर वो रुकती हैं। जैसे कि हमारा स्टैंड, बस स्टैंड होता है ना, बस स्टैंड पे बसें रुकती हैं, वैसे जो पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर जो हवाई जहाज़ होते हैं वो रुकते हैं। तो इनको मेनली वहीं पर खोला जाता है, और वहाँ पर उनको, जहाँ पर स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, कि जहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें, हमने जो ऊपर पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज खोलने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, तो हमने उसमें पढ़ा था ना एक ट्रांसपोर्ट। अभी आपको याद, उम्मीद करता हूँ आप सारी बातों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो मेनली ये जो ट्रांसपोर्ट का जो रिलेशन है वो इसी बात से है कि यहाँ से अगर ट्रांसपोर्ट करना हो यहाँ से भारत को, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी क्योंकि समुद्रों की मदद से यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। और यहाँ पर कोल फील्ड्स भी होंगे, ठीक है, जहाँ पर कोयला जो होगा वहाँ पर वो हमें आराम से मिल जाए। तो कोयले से भी तो हम बिजली पैदा करते हैं, तो उन्हीं बिजली को हम इन उद्योगों में प्रयोग करेंगे। और इंडिया के पास और भी सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन है वो भारत में और भी हैं। जैसे कि हमने यहाँ बात की थी ना, ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला कौन सा हिस्सा था, मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन एंड हुगली रीजन, ये वेस्ट बंगाल में है। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, ये कहाँ पर था, ये गुजरात में था। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये कहाँ था, ये झारखंड में था। और विशाखापट्टनम
गुंटूर बेल्ट और गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन और कोल्लम तिरुवनंतपुरम ये केरला में। तो ये सभी जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर ये भारत वाले हमने देखे हैं। अब मेनली इंडस्ट्री से हमें इतना फ़ायदा हो रहा है। तो एक बार एक ट्रेजेडी हो गई थी, कौन सी? इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ये कब हुआ था? 1984 में। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर ध्यान से सुने कि एक भोपाल में एक ट्रेजेडी हो गई थी। इसको क्या हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में लगभग 12:30 बजे मिडनाइट था उस टाइम। और इस दिन क्या हुआ था? एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक बहुत ही खतरनाक गैस थी मेथनल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथेनल आइसोसाइनेट जो एक गैस थी ये वहाँ से रिलीज होनी शुरू हो गई थी। तो जिसके कारण यहाँ पर लगभग 3,598 लोग 3,598 लोग जो थे वहाँ पर वो मारे गए थे। एक सरकारी आंकड़ा जो आया था सामने 1989 में, एक सरकारी खबर छपी थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 3600 लोग वहाँ पर मारे गए थे जो 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे वो क्या हुआ था, हजारों लोग यहाँ पर जल गए थे। उनकी जो स्किन थी वो बहुत ही जल गई थी, वो अंधे हो गए थे। और यहाँ पर दिसंबर एक और इंसिडेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये चाइना में हुआ था, ठीक है, चाइना में 23 दिसंबर 2005 को यहाँ पर भी गैस रिलीज हो गई थी गाओकुओ चोंगगिंग चाइना में। यहाँ पर 243 लोग मर गए थे और 9,000 से ज़्यादा लोग थे वो जख्मी हो गए थे और 64,000 लोगों को बचाया गया था। यहाँ पर आपको एक पिक भी दिखाई दे रही होगी कि गाओकुओ में लोगों को बचाया जा रहा है, ठीक है। और मैनी पीपल डाइड, सबसे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मर गए थे क्योंकि वो भाग नहीं पाए थे। जब वहाँ पर धमाका हुआ, जब वो गैस रिलीज हुई तो वहाँ पर लोग भाग नहीं पाए। जो वहाँ पर रुके रहे वो भाग नहीं पाए, वो वहीं पर जल गए, उनकी आंखें जल गई, उनकी चमड़ियाँ जल गई और कईयों को घुटन हुई, सांस नहीं ले पाए, ठीक है। इसके कारण वो वहाँ पर मर गए। और हम इनसे बचा भी जा सकता है ऐसी घटनाओं से अगर सरकार अच्छी तरह से ध्यान दे तो। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ को उन इलाकों में खोला ना जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। लोगों को मेनली वहाँ पर अवेयर किया जाए कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो आप और क्या कर सकते हैं। आप इन सभी एक्सीडेंट से बचा भी तो जा सकता है कि लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। और वहाँ पर जो फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम है कि जैसे अगर कि पहले से ही तैयार रखा जाए, अगर यहाँ पर ये समस्या होने वाली है तो लोगों को पहले ही तैयार कर दिया जाए कि अगर यहाँ पर ऐसी कोई समस्या होने वाली है तो आप इसको ऐसे डील कर सकते हैं। और फायर वार्निंग फाइटिंग सिस्टम मीन्स कि वहाँ पर आप ऐसे सिस्टम लगा सकते हैं कि अगर आग लग गई तो वहाँ पर आपको इतने सफिशिएंट फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएँ जिससे हम आग बुझा सके टाइम से। तो और स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड कि जो भी हानिकारक जो भी कोई केमिकल है तो वो उसकी जो स्टोरेज है वो लिमिटेड होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि जो जिससे हमें फ्यूचर में जो है मुश्किलें आएँ। और पोल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटी इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव कि जो भी वहाँ पर पोल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ की जो भी हम मानक वहाँ पर पैरामीटर्स जो रखे गए हैं, जो भी मेनली जो मशीनें लगाई गई हैं जिससे हम जो पोल्यूशन है, ठीक है, जो प्रदूषण है उसको चेक करने वाली जो मशीनें हैं उसको भी उस पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए, ठीक है, इसको इम्प्रूव किया जाए। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, इनका वितरण देखेंगे। और डू यू नो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज, मीन्स कि जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? उभरती हुई इंडस्ट्रीज जो अभी अभी उभर रही हैं, इसे हम मेनली सनराइज इंडस्ट्रीज कहते हैं। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना जो प्रौद्योगिकी उद्योग हैं, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं, वो मेनली कौन सी होती हैं? वो सनराइज इंडस्ट्रीज होती हैं। और देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर मेनली कौन कौन से उद्योग हमारे जो हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल जो सूती कपड़ा उद्योग है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज की सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्रीज है ये एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ये ओल्डर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अभी आपने सनराइज इंडस्ट्रीज पढ़ा, ठीक है, जैसे कि सनराइज इंडस्ट्रीज हैं ये अभी अभी उभरी हैं, बट ये जो आयरन एंड स्टील टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं ये मेनली पुरानी उद्योग हैं। और जो यहाँ पर ओल्डर इंडस्ट्रीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? ये इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं। और द कंट्री इन विच आयरन एंड स्टील इज लोकेटेड आर कि उन कंट्रीज की बात करेंगे जहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो जो लोकेटेड हैं, ठीक है। लो और इस्पात उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं? वो है जर्मनी में, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। तो ये मेनली जो ये
4-5 कंट्रीज हैं, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया, जहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत यहाँ पर खुली हुई हैं। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग कहाँ कहाँ पर खुला है, जैसे कि यहाँ पर इंडिया है, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान, ठीक है। ये हांगकांग है वो चाइना में है, ठीक है, हांगकांग चाइना में। तो ये मेनली इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान, तो ये सभी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। और जो मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आर, तो जो मेजर हब्स हैं कौन कौन से, किसकी, कौन सी इंडस्ट्रीज के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, कि जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, जैसे कि सिलिकॉन वैली, ये सेंट्रल कैलिफोर्निया में है, सिलिकॉन वैली से कहा जाता है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग हैं। तो यहाँ पर एक बेंगलोर में भी है, ठीक है, बेंगलोर को क्या कहा जाता है, जो बेंगलोर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेनली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं, इसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, बेंगलोर को क्या कहते हैं, बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। अब बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इसको हम और क्या कहते हैं, तो ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है इसे हम फीडर इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेनली इनसे जो कुछ भी हमें मिलता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से, वो सभी को हम दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखेंगे घर में तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोहे से ना बनती हो, ठीक है, आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि इनपुट फॉर इंडस्ट्रीज इंक्लूड रॉ मटेरियल, तो इसके उत्पादन के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आयरन ओर हो गया, कोल कोयला हो गया, लाइमस्टोन जो चूना पत्थर होता है, और हमें जो लेबर है, ठीक है, जो मजदूर हैं, और जो पूंजी है, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जो प्रोसेस है किसकी, आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने की, ठीक है, आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने की, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं। और स्मेल्टिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। समझ लीजिए एक ये ओर है, ठीक है, ये कोई भी एक पत्थर के साइज का ओर है, तो इसमें से क्या किया जाता है, तो इसमें से जो है इसको कुछ भी है तो इसमें से हम मेनली इसको जलाकर या फिर इसको गर्म कर कर, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में इसमें से जो इसका जो प्योर मेटल है उसको जब हम निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसके ओर से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्मेल्टिंग कहते हैं। तो ये जो इस इंडस्ट्रीज है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में मेनली इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। और द रॉ मटेरियल इज पुट इनटू द ब्लास्ट फर्नेसेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, तो इसको मेनली रिफाइन किया जाता है, ठीक है, तो आयरन ओर को रिफाइन करके उसमें से मेटल निकाल लिया जाता है। और फिर बाद में जो आउटपुट आता है, मतलब कि जो भी उसमें से बाहर आया तो उसको बाकी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है कच्चे माल के रूप में। तो स्टील, फिर इससे क्या होता है, जो स्टील होती है वो उसको स्ट्रॉन्गर बना दिया जाता है, इसको किसी भी शेप में आप कर सकते हैं, इसको आप मेड इनटू वायर, स्पेशली अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स। जो अलॉय है, अलॉय क्या होता है, जब भी दो धातुओं को मिश्रण कर दिया जाता है, ठीक है, दो धातुओं को, जैसे कि दो मेटल को जब मिक्स कर दिया जाता है, और मिक्स किया क्यों जाता है, जिससे कि वो जो मेटल है वो और स्ट्रांग बन जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अलॉय कहते हैं। अलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, कि उसको हार्डनेस कि वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। अब रस्ट क्या होता है, जो जंगाल नहीं लग जाते, हमारे घरों में आपने देखा होगा कि कहीं भी ऑक्सीजन और जब भी वाटर जो होता है, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं आयरन के साथ, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने के कारण उसमें जंगाल लग जाता है। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब अलॉय होते हैं उनको जल्दी जंगाल नहीं लगता, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और स्टील को हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, कि इसको हम जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखो कि आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया हो, ट्रक्स देखे हों या ऑटोज़ देखे हों, तो और जो शिप्स होती हैं, जो जितने भी जहाज़ हैं, ये सभी बनते कितने हैं, एक घर में एक छोटी सी पिन से लेकर, ठीक है, और जो सुई होती है, नीडल्स, ये सभी किससे बन रही हैं, ये सभी स्टील से ही तो बन रहे हैं, ठीक है, इनमें सभी आयरन का इस्तेमाल किया गया। अब जिसमें से तेल निकाला जाता है, जो हम आजकल अपने व्हीकल्स में जो भी तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सभी जो तेल है वो कहाँ से आ रहा है, वो सभी स्टील मशीनरी से ही बन के तो आ रहा है। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, जो स्टील पाइपलाइंस हैं वो क्या करती हैं, वो तेल ट्रांसपोर्ट
तो ये सभी चीज़ें बनी किससे हुई हैं? ये सभी स्टील से बनी हुई हैं। और मिनरल्स आर माइंड, जो मिनरल्स जो भी खनिज पदार्थ हैं वो निकाले जाते हैं स्टील इक्विपमेंट से, वो किससे बने हुए हैं? वो सभी आयरन से बने हुए हैं, लोहे से ही तो बने हुए हैं, स्टील से ही बने हुए हैं। फार्म मशीन आर मोस्टली स्टील्स, कि जो भी फार्म मशीन्स हैं, अब जितने भी हम खेती बाड़ी के लिए जो भी हम इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी किससे बने हुए हैं? वो सभी आयरन से बने हुए हैं। जो ट्रैक्टर है वो भी किससे बना हुआ है? वो भी स्टील का, उन सभी चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो स्टील का ही किया गया है इसमें। लार्ज बिल्डिंग्स जो होती हैं, बड़े बड़े जो घर होते हैं, उनमें भी स्टील का इस्तेमाल किया गया है। तो आप अब समझ पा रहे हैं कि जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं उसको बैकबोन, ठीक है, उसको क्यों कहा जाता है? मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ कहा जाए। तो 1800 से पहले की बात है। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, ठीक है, द बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800, कि जो आप 1800 से पहले जो उद्योग खोलते थे, स्थापित करते थे, तो वो आप ऐसी जगह पे स्थापित करते थे जहाँ पर आपको कच्चा माल मिल जाए, पावर सप्लाई मिल जाए और वहाँ पर आपको पानी मिल जाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर आपको 1950 में आने के बाद आपने देखा कि अच्छा पोर्ट्स यहाँ पर हैं, तो इनका इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई 1800 के बाद, मीन्स भी 1950 में, कि इनको समुद्रों के पास ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्थापित करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अपने सामान को, कच्चे माल, जो भी आपने फाइनल प्रोडक्ट्स बना लिया है, जो भी आपने माल तैयार कर लिया है, उसको बेचने के लिए आपको मार्केट भी तो चाहिए। तो ये जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये जो बंदरगाह हैं, इनकी मदद से आप जो तैयार माल है उसको दूसरी जगह पर आप जाकर वो बेच सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसलिए पहले पहले तो ऐसे उद्योग उगाए स्थापित किए गए जहाँ पर आपको सिर्फ कच्चा माल मिल जाए। तो वहाँ पर आप मार्केट की जो फैसिलिटीज़ थी वो नहीं थी। अब दूसरे देशों में बेचने के लिए या भेजने के लिए आप यहाँ पर, जहाँ पर पोर्ट्स स्थापित हैं, जहाँ पर बंदरगाह स्थापित हैं, वहाँ पर आपने उद्योग जो थे हमने वो खोलने शुरू कर दिए। अभी इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत सारा, उनको भी बहुत सारा फ़ायदा है। जैसे कि वहाँ पर आपको कच्चा माल मिल जाता है। मीन्स मेरा मतलब कहने का ये है कि जो भारत में उद्योग जो खोले गए हैं वो वहीं पर खोले गए हैं जहाँ पर उनको कच्चा माल मिल जा रहा है। हमने पहले क्या पढ़ा था कि हम इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे कहाँ पर? जहाँ हमें लेबर होगी वो सस्ती मिलेगी, वहाँ पर हमें जो कच्चा माल है, जो बिजली की जो फैसिलिटीज़ हैं, पावर सप्लाईज़, वो हमें मिल जाएँ, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, मार्केट्स हैं, ये सभी हमें मिल जाएँ, तो हम वहाँ पर ही उद्योग खोलेंगे। तो हमने जहाँ पर उद्योग खोले हैं उन जगहों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेन जो जगह हैं जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। तो जो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं भारत में वो कौन कौन से हैं? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सभी सिचुएटेड हैं। कहाँ पर स्थित हैं? 4 जो राज्य हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। कौन कौन सी जगह हैं? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। और ये जो भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, ठीक है, भद्रावती में एंड विजयनगर ये कर्नाटका में है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में, ये सभी क्या है? ये स्टील सेंटर्स हैं, ठीक है। इन्होंने जो लोकल रिसोर्सेज हैं, वहाँ के जो संसाधन हैं, उनको बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि ये जहाँ पर खुले हैं वहाँ पर आपको पानी की जो सुविधा है वो भी मिल जाती है। जो सभी आपको इंडस्ट्रीज खोलने के लिए जो भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, ये उद्योग वहीं पर खुले हुए हैं। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले जमशेदपुर की बात करेंगे। अब 1947 से पहले, ठीक है, 1947 से पहले देयर वॉज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन कंट्री। कौन सी थी? हमारे भारत में 1947 से पहले सिर्फ एक ही जो आयरन एंड स्टील प्लांट था वो सिर्फ एक ही था। कौन सा था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसे कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ये कौन सी थी कंपनी? ये प्राइवेट थी। हमने ऊपर पढ़ा था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको मेनली इसके हिसाब से भी क्लासीफाइड किया जाता है, ऑनरशिप के हिसाब से, कि पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर ने ऑन किया हुआ है, तो ये मेनली प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, ठीक है, और क्या किया? सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स, कि उन्होंने और सारे जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, लौह और इस्पात उद्योग हैं, उसको स्थापित कर दिया गया। और जो टिस्को थी उसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये 1907 में शुरू की गई थी। कहाँ पर? साकची में। साकची नाम की जगह थी। यहाँ ये कहाँ पर साकची नाम की जगह थी? जहाँ पर स्वर्ण रेखा एक रिवर थी और
खरकाई, ठीक है, खरकई एक रिवर थी झारखंड में, ये दोनों जहां पर मिलती थी यहाँ पर ही। अब आप इन बातों को कॉरिलेट कर पा रहे होंगे कि ये रिवर्स के पास हैं, ठीक है, रिवर्स के पास इनको पानी की कमी नहीं होगी इन इंडस्ट्रीज को, इसलिए यहाँ पर खोला गया होगा। और ज्योग्राफिली भी और सारी बातें भी थी, ठीक है, भौगोलिक रूप से इनको उस जगह पर खोला गया था जहाँ पर उनको कोई कमी ना हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो जमशेदपुर था, जो साकची था, ये जमशेदपुर ही इसे कहा करते थे पहले, मीन्स कि जो साकची इसका पुराना नाम है, नया नाम इसको जमशेदपुर रखा गया। पहले इसको साकची ही कहा करते थे, फिर बाद में इसका नाम जमशेदपुर कर दिया गया था। और जो जमशेदपुर है, इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम देखेंगे ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्लेस है सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है कालीमती स्टेशन से। कहाँ से? जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन है, ठीक है, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन है, सिर्फ 32 किलोमीटर यहाँ का जो स्टेशन है वो उतना दूर है। अब आप सोच पा रहे होंगे उन बातों को कि हमने जब पढ़ा था कि किसी भी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लाइज करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो वहाँ का ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इनको ध्यान में रखा गया कि जो कालीमती जो स्टेशन है, तो वहाँ पर अगर आपने इंडस्ट्रीज में कोई भी माल है, जो भी सामान आपने तैयार कर दिया है, तो वहाँ पर किसी दूसरे राज्य में आपको ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको बड़े अच्छे ढंग से मिल रही हैं। इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता। तो यहाँ पर और क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है कि जो आपको आयरन ओर है और जो कोयला है और जो मैंगनीज के जो डिपॉजिट्स हैं वो आपको मिल जा रहे हैं वहाँ पर आराम से। जो दूसरे शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि आपको जो कच्चा माल है वहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पर मिल पा रहा है, विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट, ठीक है। और यहाँ पर आपको लार्ज मार्केट्स भी मिल रही हैं, ठीक है, लार्ज मार्केट्स मिल रही हैं कि यहाँ पर आपको बाजार बहुत मिल रहे हैं कि आपने अगर कोई भी चीज़ बना ली है तो उसको बेचा जा सकता है बड़े आसानी से। और टिस्को गेट्स कोल फील्ड फ्रॉम झरिया, यहाँ पर आपको झरिया है, झरिया हमने पढ़ा था कि ये कोल फील्ड्स हैं। हमने कल वाले लेसन में कल वाले नहीं, उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो झरिया नाम की जगह है, झरिया नाम की जगह पे आपको कोयला है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। कोयला वो कहाँ पर? तो टिस्को को इससे बड़ी मदद मिली। और कोयले से क्या होता है? बिजली उत्पादन किया जाता है। जो कोयले से बिजली उत्पादन किया जाता है उसे थर्मल प्लांट कहते हैं। एंड आयरन ओर, ठीक है, और आयरन ओर है वो भी वहाँ पर मिल जाता है। जो चूना पत्थर है, डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो कच्चा माल है वो यहाँ से आपको मिल पा रहा है। और जो खड़कई है, ठीक है, खड़कई और स्वर्ण रेखा रिवर है, और यहाँ पर आपको इनकी वजह से, इन दोनों रिवर की वजह से आपको जो सफिशिएंट वाटर है वो भी आपको यहाँ पर मिल पा रहा है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोवाइड एडुक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। तो सरकार की मदद से आपको यहाँ पर जो पूंजी चाहिए, उद्योगों को खोलने के लिए आपको पूंजी भी तो चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में मिल पा रही है। तो इसलिए ये जो उद्योग हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जमशेदपुर, इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वर सेट अप आफ्टर टिस्को, कि जमशेदपुर में और भी बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज प्लांट्स है, ठीक है, उद्योग हैं वहाँ पर खोले गए थे। तो वहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है? केमिकल्स का, लोकोमोटिव जो कि ट्रेन के जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो खेती बाड़ी के लिए जो भी हमें सामान चाहिए, मशीनरी, टेन प्लेट, केबल एंड वायर, इन सभी का उत्पादन वहाँ पर किया जाता है। और जो डेवलपमेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का, ठीक है, इसने क्या किया? ये इन्हें दरवाजे खोल दिए। जो कि औद्योगिक विकास है उसमें अगर इन सारी उद्योगों का अगर विकास होगा तो बाकी इंडस्ट्रीज का भी ऑटोमेटिकली विकास होने लग जाएगा। अब हम देखेंगे पीटर्सबर्ग, ठीक है, पीटर्सबर्ग ये कहाँ पर है? ये तो हमने बात की थी जमशेदपुर भारत के हिस्से वाले की बात। अब बात करेंगे एक यूएसए की जगह है, ठीक है, यूएसए में एक जगह है, और ये जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज खोली गई हैं पीटर्सबर्ग में, इनको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कच्चा माल मिल जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रीज खोली गई है पीटर्सबर्ग में, यहाँ पर आपको कच्चा माल मिल जा रहा है। आयरन ओर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर, जो आयरन माइंस है मिनेसोटा में, वो आपको मिल जा रही हैं। और यहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर है, ठीक है, अबाउट 1500 किलोमीटर दूर है यहाँ पर जो आयरन माइंस हैं। बिटवीन दिस माइंस एंड पीटर्सबर्ग इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड रूट्स फॉर द शिपिंग और चीपली। तो यहाँ पर आपको जो आयरन ओर है यहाँ से शिपिंग चार्जेस हैं, जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है वो भी ज़्यादा नहीं पड़ती, वो बहुत ही सस्ती पड़ती है। और यहाँ पर आपको ग्रेट लेक्स हैं, वहाँ पर आपको जो झीलें हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। जो यहाँ पर ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं, झीलें हैं,
लेक सुपीरियर है, जो विश्व की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की जो झील है वो अमेरिका में ही पाई जाती है। उसका नाम क्या है? सुपीरियर नाम है, लेक सुपीरियर नाम है। फिर यहाँ पर 5 झीलें हैं वैसे, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन एंड एरी। और इन्हीं जगह पर ये यूएसए में यहाँ पर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा की जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन है, बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये वैसे यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, बट आपकी नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेन्स कैरी द ओर्स फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू पीटर्सबर्ग, कि यहाँ पर जो ट्रेन्स हैं वो जो भी ओर्स होते हैं वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और जो ओहियो रीजन है, द ओहियो एंड मोनोगहेला एंड एलिगनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। तो ये जो रिवर्स हैं, ठीक है, ओहियो, मोनोगहेला एंड एलिगनी रिवर्स, ये आपको जो सफिशिएंट मात्रा में जो पानी चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और जो पीटर्सबर्ग एरिया है वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, दे यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल। जो भी यहाँ पर और सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो अपने उद्योगों में जो रॉ मटेरियल है स्टील को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट्स एंड हैवी मशीनरीज एंड रेल्स, ये सभी का जो है उत्पादन वहाँ पर किया जाता है। अब बात करेंगे सूती कपड़ा उद्योग, कौन सा? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसमें हम कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, इनका हम इस्तेमाल करते हैं कपड़ा बनाने के लिए। और जो फाइबर है, ठीक है, जो रेशा है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो हो सकता है प्राकृतिक, एक हो सकता है मैनमेड, कि जो एक प्राकृतिक रूप से उगा हो और एक जिसको मनुष्यों ने बनाया हो। तो नेचुरल फाइबर्स है वो कौन कौन से हैं? जैसे कि वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट, जिसे पटसन भी कहते हैं। तो ये कौन से? ये प्राकृतिक रूप से बनाए हुए हैं। और जो मनुष्यों ने बनाए हुए हैं, जो मानव ने बनाए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? नायलन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एंड रायन। अब टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी, कि 18वीं शताब्दी तक, ठीक है, जो कॉटन थी वो हाथ से बनाई जाती थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी से पहले तक के जो हम कॉटन बनाया जाता था, जो भी कपड़े बनाए जाते थे वो हाथ से बनाए जाते थे और स्पिनिंग टेक्निक से, जो चरखे होते हैं उनकी मदद से। और जो 18वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के बाद एक जब मशीनीकरण का उद्योग, जब मशीनीकरण हुआ तो क्या हुआ, जो मशीनों से कपड़ा था वो बनने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता होने लगा। तो इस तरह से इसमें जो जितने भी देश थे भारत जैसे, जहाँ पर कुटीर उद्योग लगे थे, उनको बहुत ज़्यादा हानि होने लग गई थी। तो यहाँ पर टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए, जो अभी आज के भारत में जो भारत है, चाइना है, जापान है और यूएसए है, ये मेनली प्रोड्यूस करते हैं क्या? कॉटन टेक्सटाइल। जो सूती कपड़ा उद्योग है, सूती कपड़ा, वो मेनली ये सारी कंट्रीज बनाती हैं। अभी देखेंगे हम द मसलिन्स ऑफ ढाका, कि उस टाइम पे क्या था, जो कि मलमल था ढाका में। ढाका कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल की ये बांग्लादेश की क्या है, ये कैपिटल है ढाका में। वहाँ का मलमल, चींट ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कैलिकट और गोल्ड रॉट ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा में यहाँ पर हमें सारी चीज़ें मिला करती थी, क्वालिटी एंड डिज़ाइंस। बट फिर क्या हुआ, ये सब मैंने अभी बात की कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो सारे जो भी मलमल है ढाका का, चींट, मसूलीपट्टनम, ये जो सारे अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े थे ये हाथों से बनाए जाते थे। इनको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगा करता था और ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। तो क्या हुआ, तो जब भी 18वीं शताब्दी के बाद जब इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ा, जब उद्योग बने, तो उससे क्या हुआ, ये इसके कारण ये जो फेस था, कंपटीशन था, ये फेस नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो अच्छे जो बाद वाले जो कपड़े बनते थे वो मशीनों से बनते थे और ज़्यादा तादाद में बनते थे, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हुआ करते थे। ठीक है, ये मेनली वेस्ट से शुरू हुआ था, पश्चिम से आप समझ रहे हैं, अंग्रेजों ने शुरू किया था, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हमारा भारत यहाँ पर है ना, तो मेनली यहाँ से शुरू हुआ था। तो यहाँ से इससे शुरू होने से क्या हुआ कि जो भारत के जो उद्योग हैं, कौन से? कुटीर उद्योग, उनका जो काम था वो बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल थी, ठीक है, भारत में, वो कब खोली गई थी? वो कोलकाता में 1818 में खोली गई थी, बट ये बाद में बंद कर दी गई थी। पर जो सबसे पहली जो कामयाब मैकेनाइज्ड टेक्स्ट मिल थी, ठीक है, मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल जो मिल थी, वो कब खोली गई थी?
वो मुंबई में 1854 में 1854 में खोली गई थी। तो यहाँ का जो तापमान था, ठीक है, यहाँ का जो तापमान है और वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है, जो जलवायु है, वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल थी वहाँ की जो भी उद्योग थे वहाँ पर खोलने के लिए। और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपको कच्चा माल चाहिए वो भी आपको वहाँ पर बड़ी आसानी से मिल गया था, और जो स्किल्ड लेबर हैं, और ये सभी कारणों के कारण जो यहाँ पर जो 1854 वाली जो मिल थी वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने लगी थी। अभी भारत में कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं? कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत, ये सभी कौन से हैं? ये इन सभी जगहों पर मेनली ये वाले उद्योग हैं। कौन से? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सूती कपड़ा उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं हमारे भारत में? वो हैं कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत, ये सभी हैं, ठीक है। और अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। मतलब ये कि जितना भी भारत में उत्पादन किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जितना भी सूती कपड़ा उद्योग भारत में उत्पादन करता है, लगभग उसका 1/3, ठीक है, मीन्स 1/3, लगभग 100 में से 33% क्या कर दिया जाता है? उसको दूसरे देशों में निर्यात कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। अब अहमदाबाद की बात करेंगे। अहमदाबाद ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में है। अब आपको पता है ये साबरमती रिवर के किनारे है, साबरमती रिवर के किनारे है। तो आप यहाँ पर इनको पानी की कोई कमी नहीं है, तो रिवर खोलने में, इंडस्ट्रीज को एस्टेबलाइज करने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई होगी। द फर्स्ट मिल वाज एस्टेब्लाइज्ड इन 1859। तो यहाँ पर 1859 में जो थी वो खोली गई थी। इट सून बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। तो ये दूसरी सबसे बड़ी जो टेक्सटाइल सिटी थी वो बन गई थी आफ्टर मुंबई। मुंबई अभी भी पहले पे थी। और अहमदाबाद वाज देयरफॉर ऑफन रेफर टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और भारत जो गुजरात था, ठीक है, गुजरात का जो अहमदाबाद था, इसको क्या कहने लगा, क्या कहने लगा जाने लगा था? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन अहमदाबाद। तो वहाँ के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल थी। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्रीज थी यहाँ की, ठीक है, वो सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया, कि जहाँ पर कपास की जो खेती की जाती है वो उन वाले इलाकों के बहुत ही पास उगाए जाते थे, ठीक है। वो वहाँ पर अगर उनको कच्चा माल मिल रहा है तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज होंगी वो बहुत ही जल्दी से फलेंगी फूलेंगी। दिस इंश्योर ईजी वैलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो वही बात है कि उनको कच्चे माल की जो थी वहाँ पर इसके लिए उसके कमी नहीं थी। और जो वहाँ की जो क्लाइमेट थी वो भी वहाँ के उत्पादन के बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी। और जो वहाँ का जो एरिया था, जो टोपोग्राफी थी, वो बहुत ही सीधी थी, वहाँ पर मैदानी इलाका था। और वहाँ पर आपको जो मिल्स थी उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी आपको पर्याप्त जगह थी, जो मैदानी भाग थे वहाँ पर। और जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं गुजरात की एंड महाराष्ट्र की, वहाँ पर आपको क्या मिला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। तो वहाँ पर आपको स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, मतलब कि जो आपको वहाँ पर जो लोग थे काम करने वाले, ठीक है, जो कौशल लोग थे काम करने वाले, वो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल गए, ठीक है, और सस्ती दरों पर। तो इससे क्या हुआ? वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट्स। और वहाँ पर और क्या था कि जो वहाँ पर जो रेलवे रोड्स थे, जो भी आपका परिवहन है, वो भी बहुत ज़्यादा विकसित था। तो इससे क्या हुआ कि इससे आपको मार्केट्स के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल गई। और यहाँ पर एक मुंबई पोर्ट भी है, ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे आप एक जगह से दूसरी जगह जो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप 1/3 तो यहाँ पर आप जो सारी उद्योग हैं, उद्योगों का जितना भी उत्पादन किया जा रहा है उसको तो निर्यात ही किया जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हमने जो सारे रीजन पढ़े, तो ये सभी जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल थे, ठीक है, किसके लिए? इन्हीं सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए। पर आजकल जो है इसकी अब इतना इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। जो आजकल जो हमारे गुजरात में जो मशीनें हैं वो पुरानी वाली ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनको टाइम टू टाइम अपडेट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अभी ये भी सरकार को देखना चाहिए। अब बात करेंगे हम ओसाका की। ओसाका कहाँ पर है? ओसाका है जापान में, ठीक है, जापान की बात करेंगे। ये इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। और यहाँ की जो टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, इसको जो यहाँ पर जो कपड़ा उद्योग है इसको टेक्सटाइल सेंटर कहा जाता है जापान का। जिसे जैसे कि हमारा जो अहमदाबाद था उसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। किसको? ओसाका को। ओसाका एक जगह है। और यहाँ पर जो जैसे कि भारत में
बहुत सारी जो फेवरेबल कंडीशंस थी, किसके लिए, वहाँ के उद्योगों को एस्टेबलाइज करने के लिए, स्थापित करने के लिए। इसी तरह जो मैनचेस्टर ऑफ जापान है, ओसाका, यहाँ पर इसको खोलने के लिए भी बहुत सारी जो कंडीशन थी, फेवरेबल कंडीशन थी, इनके ही फेवर में थी। तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी, तो यहाँ की जो लैंड थी वो उनको बड़ी ईजिली अवेलेबल होगी। एक्सटेंसिव प्लेन, जो कि आपको मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, मैदानी एरिया है। अब आपको पता है कि जो भी पर्वतों में इंडस्ट्रीज खोलनी बहुत ही मुश्किल है, वही अगर मैदानी भाग हो तो वहाँ पर आपको इतनी समस्या नहीं आएगी। जो कि आपको वहाँ पर लैंड मिल रही थी, उसको इस चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही जल्दी से इनका मिल्स का विकास किया जा सकता था। और जो वहाँ का क्लाइमेट था वो अभी वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट था, क्योंकि जो बहुत ही सूटेड है किसके लिए, स्पिनिंग के लिए और वेविंग के लिए, ठीक है, जो भी हम बुनाई या कताई करते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो फेवरेबल था। और यहाँ पर एक रिवर योडो है, वो बहती है, जो यहाँ पर एक आपको सफिशेंट वाटर मिलता है यहाँ पर, ठीक है। ओसाका की बात हो रही है, यहाँ पर आपको पर्याप्त रूप से पानी भी मिल रहा है, और यहाँ पर आपको पोर्ट फैसिलिटीज़ जो बंदरगाह होते हैं वो भी आपको मिल रहे हैं, और ये आपको जो यहाँ का जो कच्चा माल है वो भी आपको मिल रहा है, और दूसरी कंट्रियों को भी उत्पादन जो है वो, दूसरी कंपनियों को जो एक्सपोर्ट है वो भी बड़े अच्छे ढंग से किया जा रहा है। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओसाका की है वो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, क्योंकि इनके पास जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, कच्चा माल है, वो इनके पास इतना होता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरी कंट्रियों से वो जो कच्चा माल है वो दूसरी कंट्रियों से मंगाते हैं, फिर इनका उत्पादन ये बाद में, इनको मैन्युफैक्चर बाद में करते हैं। तो कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम, तो यहाँ की जो कॉटन है, जो कपास है, जो कहाँ कहाँ से इंपोर्ट की जाती है, आयात की जाती है, इजिप्ट से, मिस्र जिसे कहते हैं, इंडिया, चाइना एंड यूएसए, इन सभी जगहों से इनको आयात किया जाता है। और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं इनको फिर बाद में बेच दिया जाता है, कहाँ पर, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, इनको दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ही अच्छी कीमतों पर, ठीक है। और इनको तो प्राइस कॉस्ट फिर कम ही लगता है, ठीक है, जो इनको बनाने का जो उत्पादन है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े स्केल पर ये इन चीज़ों का उत्पादन करते हैं, तो इन्हें अच्छी क्वालिटी की और कम प्राइजेस पे इन चीज़ों को बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। पर ये आजकल इनकी कंपनीज भी बहुत ज़्यादा कम होने लगी हैं, क्योंकि इन सभी कंपनियों को रिप्लेस कर दिया है किन्होंने, जो कंपनीज हैं, कौन कौन सी, स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट्स। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बिल्कुल ही बंद हो गई हैं, बस कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये वाली नीचे वाली, स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट, इन्होंने इनकी जगह धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया है। मीन्स कि अब इस रेस में ये भी आ गई हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।